करूँ और एक दिन पढ़ाया करूँ, है ना, क्योंकि मुझे दोबारा आके पढ़ाना ही पड़ा ना सब कुछ। सब किसी को कोई मतलब हल्का सा कोने में कोई किसी कोने में कोई चीज़ हो ना तो समझ आ जाती है, किसी कोने में भी कुछ नहीं था आज। इसका मतलब यह है कि आप इंटरेस्ट लूज कर चुके हो, मैं इसका मतलब यह है, अच्छी बात नहीं है। ये मैंने अब एक वेबसाइट खोल रहा हूँ और मैं अभी रोबोट्स की फाइल दिखाने भी लगा हूँ और बनाने भी लगाऊँ, और आपको एक साइंटिफिक तरीका भी बताऊंगा रोबोट्स की फाइल बनाने का। आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आया, कोई सी भी वेबसाइट खोलता हूँ और मैं कहता हूँ भाई इसकी रोबोट्स फाइल मुझे दिखाओ। कैसे देखनी है रोबोट्स फाइल? वेबसाइट का नाम लिखें। साइट मैप की फाइल कैसे देखते हैं? वेबसाइट का नाम लिखें, स्लैश लगाएं और उसके बाद क्या लिखते हैं, साइट मैप डॉट XML। साइट मैप आ गया किसी का भी। तो रोबोट्स की फाइल कैसे देखेंगे, स्लैश robots.txt। एक तो मैंने अब आज मैंने लगाना भी कुछ नहीं है, यूट्यूब पे भी कुछ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मुझसे इतनी मेहनत करवाते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं ना। उधर को जाके लेक्चर को दोबारा सुनता है, सुनता भी कोई नहीं है, ऐसी मेरे से एफर्ट करवा रहे हैं। अब मैंने नहीं लगाना, ठीक है, खत्म, अपलोड्स भी खत्म। खुल गया। ये 4 लाइनें हैं ना जो मैं इन्हीं को उठाता हूँ और कॉपी करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट फाइल बनाने लगा हूँ। मैंने इसे Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, नोटपैड में जाऊँ या Notepad++ में चला जाता हूँ और इधर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा मैं इसकी मदद से ना अपनी रिपोर्ट फाइल बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने उसी का सारा कुछ डाटा ले लिया ना, ये कोई डुप्लीकेशन का इशू नहीं है। हाँ, यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई जितने भी क्राउलर्स हैं मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ कि सारे के सारे क्राउलर, मतलब MSN का क्राउलर भी, गूगल का क्राउलर भी, याहू का क्राउलर भी, सब क्राउलर मेरी वेबसाइट को क्राउल करें। सो ये बात बताने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ा है, यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। इसका मतलब स्टैरिक का क्या मतलब है? स्टैरिक इज अ वाइल्ड कार्ड। ये एक वाइल्ड कार्ड होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। सो स्टैरिक लगाने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ, मतलब मैं मेंशन कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गूगल का होगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ जितने भी हैं सारे के सारे, तो सब के सब मेंशन करने हो तो स्टैरिक लगा दिया हमने। नाम तो लिखने की जरूरत नहीं ना, स्टैरिक का मतलब ऑल। अच्छा, उसके बाद यानी एक लाइन मैंने ये टाइप कर दी, समझे। उसके बाद मैं आया अलाउ कॉलन, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया कि भाई क्या, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिसअलाउ में जाके मेंशन कर रहा हूँ कि भाई मुझे क्या नहीं चाहिए। सो मैंने कहा मुझे एक ये वाला स्टैंडर्ड फोल्डर है जो नहीं चाहिए। इसका एक अच्छा तरीका तो ये भी है ना कि हम वो चीज़ें अपलोड ही ना करें, हम वो वाला डाटा अपलोड ही ना करें जिसे हम क्राउल नहीं करना चाहते, ठीक है। सो हमने कहा कि ये एक सिस्टम फोल्डर होता है होस्टिंग के अंदर। सो हमने कहा भाई इसको क्राउल ना करना, इसको मैंने रोक दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने भी कोई फोल्डर बनाया होगा, आप उसको भी डिसअलाउ करवा दें। आपने किसी फाइल को बनाया होगा एक्स्ट्रा जो कि आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि क्राउलिंग से रेलिवेंट नहीं है, उसको भी डिसअलाउ करा दें। और मैंने आपको तरीका बताया था ना कि क्या है, ये फोल्डर है। तो अगर मैंने यूं लिख दिया तो क्या हो गया, अब मैं फोल्डर को डिसअलाउ कर रहा हूं कि फाइल को? अब मैं फाइल को डिसअलाउ कर रहा हूं, इसलिए कि मैंने फोल्डर, अब ये इस लाइन में फोल्डर डिसअलाउ नहीं हो रहा, बल्कि इस फोल्डर की सिर्फ एक फाइल डिसअलाउ हो रही है। और अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस लाइन में फोल्डर डिसअलाउ हो रहा है। कैसे पता लगे? फोल्डर का नाम लिखा है हमने, मैंने सिर्फ फोल्डर का नाम लिखा ना, तो फोल्डर डिसअलाउ हो गया। अगर मैं उसके आगे जाकर ये लिख दूं abc.txt, या आगे ये लिख दूं मैं abc.static, चलो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी फाइलें जिनका नाम abc है उनकी फाइल एक्सटेंशन जो मर्जी हो सबको डिसअलाउ कर दो। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई ये एक फोल्डर है और इसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है ये वाला, अब क्या मतलब है इसका? अब मैं किसे डिसअलाउ कर रहा हूं? अब मैं सिर्फ वीडियोस को डिसअलाउ कर रहा हूं, यहां पर CGI बिन डिसअलाउ नहीं हो रहा। और अगर मैं यूं कहूं, इसका क्या मतलब है, चले MP4 लिखते हैं, तो फोल्डर का नाम में वीडियो रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं सिर्फ 1 की वीडियो को डिसअलाउ कर रहा हूं। इवन मैं इस दफा वीडियोस के फोल्डर को भी डिसअलाउ नहीं कर रहा, यानी जो भी सब कुछ सबसे लास्ट पे मैं लिख रहा हूँ ना, वही डिसअलाउ डायरेक्शन है।
वही वाली डिस अलाउड डायरेक्शन कर रहा हूँ। सो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस तरह की जितनी भी डायरेक्शन करनी होगी मैं डिस अलाउ के साथ करता जाऊंगा। एक तो ये बात होगी। और फाइनली मुझे क्या करना था, फाइनली मुझे ये करना था कि भाई साइट मैप, साइट मैप क्या है हमारा, साइट मैप का क्या तरीका है। मैं इधर आऊंगा भाई, मुझे मेरी वेबसाइट का मुझे साइट मैप नहीं पता, मैं इधर आया और यहां आकर मैंने लिख दिया साइट मैप डॉट एक्सएमएल, आ गया साइट मैप भी आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्लिक करता हूं, कॉपी करता हूं, कॉपी किया मैंने इसको और यहां पर आया और इस लाइन को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैं करूं ये तो मेरा साइट मैप नहीं ना, सपोज करें, और यहां पे पेस्ट कर दूंगा वो यूआरएल जिस यूआरएल से मेरा साइट मैप खुल रहा है, एग्जैक्टली वही वाला साइट यूआरएल मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। बन गई रोबोट्स की फाइल, मैं क्या बन गई रोबोट्स की फाइल। और ये वाली फाइल आपको लग रही है कि इस फाइल से आपके किसी विजिटर को कोई फायदा होगा, आपकी वेबसाइट के विजिटर को आपने कोई फायदा पहुंचाया इस पूरी में, सारी की सारी डायरेक्शंस आप किसको दे रहे हैं, क्राउलर को दे रहे हैं। ये विजिटर से इसका कुछ लेना देना नहीं। और ये मेन फाइल है जो क्राउलिंग में जिसका बहुत अहम रोल है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग स्टार्ट होनी है, उसकी इंडेक्सिंग होनी है। ये फाइल आपने लाजमी बनानी है। और ये फाइल हम कब बनाएंगे, जब हमें लगेगा कि वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, भाई स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है वेबसाइट का, उसकी साइट मैप बना लो, साइट मैप के बाद उसका रोबोट्स बना लो। इसका मतलब है कि दो स्टैंडर्ड्स, दो फैक्टर्स आपने अडॉप्ट कर लिए एसईओ के, और ये दोनों फैक्टर्स टेक्निकल एसईओ है। आप देख रहे हैं मैंने वेबसाइट पे तो कुछ नहीं किया, दोनों साइड कामों में वेबसाइट के ऊपर जाकर तो हमने कुछ भी नहीं किया, दोनों काम हमने वेबसाइट से बाहर ही किए हैं। सो ये है टेक्निकल एसईओ का पार्ट। और ये टेक्निकल चीजें बताई हैं ना हमने, टेक्निकलिटीज बताई हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब क्या रहेगा, इसको सेव करना। अब मैं यहां पर आऊंगा फाइल में, फिर मैं आऊंगा सेव में या सेव एज में जी। जहां पर भी आपने इस फाइल को सेव करना है आपने उस लोकेशन पर आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां आकर मैं इस फाइल का नाम रख लेता हूं रोबोट्स। डेस्कटॉप पे फिलहाल मैंने रख दिया इसको, रोबोट्स रख दिया मैंने। एक्सटेंशन क्या है इसकी, इस बार तो मैं HTML नहीं कर रहा, इस बार मुझे HTML नहीं करना, मुझे सिर्फ नाम ही लिखना है, एक्सटेंशन तो खुद ही आ जाएगी भाई, मैंने यूज ही नोटपैड कर रहा हूं। तो नोटपैड में तो फाइल ही टेक्स्ट बनती है, नोटपैड में टेक्स्ट फाइल ही बनती है। सो मुझे वो चीजें बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सिर्फ यहां पर क्या लिखना है, रोबोट्स, नीचे ऑटोमेटिकली TXTR है लिखा हुआ। चलें जी इसको सेव कर दें, बन गई रोबोट्स फाइल। अब इसको अपलोड कर दूंगा मैं वेबसाइट के साथ, फिनिश, काम खत्म, रोबोट्स फाइल हमारी क्रिएट होगी। साइट में भी हम बना चुके हैं, रोबोट फाइल भी हमारी बन गई है। ठीक हो गया, यानी कि ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि साइट में क्या होता है, कैसे बनता है। अपलोड कैसे करेंगे, अपलोड तो होस्टिंग में जाके करेंगे, वो मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक वीडियो बनाकर भेजूंगा, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ होस्टिंग, ठीक है, उसका एसईओ से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर भेजूंगा, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। उस होस्टिंग अकाउंट को खोलना है, फोल्डर को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है, तो अपलोड हो जाएगा। उसकी मैं आपको एक, आपके पास तो वेबसाइट बनी हुई आएगी ना, ठीक है। तो आप हो सकता है कि ये वाली फाइलें बनाकर डेवलपर को भेज दो, उसे को भाई ये वाली फाइलें भी अपलोड कर दो। अब आ जाते हैं आगे, और अगला टॉपिक है जी अब हमारा कैनोनिकल। पहले पढ़ेंगे कैनोनिकल की फाइल, उधर आई होगी। ये फाइल नहीं खुली, इसका मतलब ये आपके पास भी नहीं खुलेगी। मैं दोबारा से आपको भेजूंगा। जो फाइल आपके पास खुले ना मुझे बताना। क्या यहां पर भी होगी कैनोनिकल, खुल गई है। व्हाट इज कैनोनिकल? अब
ये कैनोनिकल टैग क्या चीज है? टैग तो आप देख लो नीचे आ रहा है, नीचे आए जरा, टैग तो लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें कि है क्या टैग? हाँ, नाम से ये अंदाजा हो रहा है कि भाई ये भी हेड में ही लगा होगा। ऐसे टैग हेड में ही लगे होते हैं ना सारे, लेकिन कैनोनिकल है क्या चीज ये समझते हैं जरा। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल ऑन डिफरेंट यूआरएल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब सेम की बात हुई तो डुप्लीकेट की बात हुई, मैंने कहा जब सेम की बात हुई तो डुप्लीकेट की बात हुई, लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि अब हम डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? डुप्लीकेट की, अपनी ही वेबसाइट की। यानी मेरी वेबसाइट का एक टैब है होम का, एक टैब है अबाउट अस का, एक टैब है कोर्सेज का, एक टैब है गैलरी का। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई सेम कंटेंट, इन्हीं के दरमियान में सेम कंटेंट, किसी और का साथ सेम कंटेंट नहीं, बल्कि हमारी वेबसाइट के अंदर ही एक ऐसा कंटेंट है जो होम पे भी पड़ा हुआ है और एक ऐसा वही वाला कंटेंट जो वो कोर्सेज पे भी पड़ा हुआ है। अब क्राउलर को तो कंफ्यूज कर दिया कि इनमें से ओरिजिनल वाला कौन सा है। क्राउलर को हम क्या कह रहे हैं? भाई किसको क्राउल करो? क्राउल किसको करवाना है? होम वाले को क्राउल करवाना है कि कोर्सेज वाले को क्राउल? कंफ्यूजन आ गया ना उसका, क्योंकि एक को क्राउल करेगा तो ही रैंक करेगा ना, दोनों को क्राउल करके तो रैंक नहीं कर सकता। आप अक्सर नोट भी करते हैं कि मोस्टली जो वेबसाइट्स रैंक होती हैं हमेशा होम से हुई होती हैं, होम पे जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह का हम डुप्लीकेशन चेक करने लगे, ऐसे ही है ना, एक तरह का हम डुप्लीकेशन चेक करने जा रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है, किसी दूसरे कंटेंट से मैच तो नहीं करता। अगर मैच करता है तो फिर मुझे क्या बताना है क्राउलर को? क्राउलर को मैं क्या समझाऊं कि इन दोनों में से असल वाला कौन सा है? क्या मैंने होम पेज पे जो लिखा है वो असल है? क्या मैंने कोर्सेज के जो पेज पे लिखा हुआ है वो असल है? असल और नकल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि क्राउलर ने किसी एक को रैंक करना है। तो हम किसको रैंक करवाना चाह रहे हैं? कोर्स वाले हिस्से के टेक्स्ट को, मतलब दो सेंटेंसेज हैं, समझ लें एक पैराग्राफ है, वो वाला पूरे पेज में एक जो पैराग्राफ है सेम वही पैराग्राफ कोर्सेज में भी है। तो अब वो जब क्राउलर आएगा और क्राउलिंग शुरू कर देगा, इंडेक्सिंग करेगा, तो रैंक तो करना है ना उसने। तो क्या कोर्सेज वाले पेज को रैंक करे कि क्या होम पेज को रैंक करे? इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा असल है, यानी कि एक को हम कह रहे हैं कि ओरिजिनल है, और एक जो है वो कॉपी कंटेंट है हमारे लिए। इसके लिए अब हम इस्तेमाल करते हैं कैनोनिकल का टैग। समझ में आया क्यों इस्तेमाल करते हैं? बताने के लिए कि भाई एक असल है और एक नकल है, यह बताने के लिए कि नकल कौन सा है, ताकि क्राउलर जब क्राउलिंग शुरू करे तो उसे यह पता लग जाए कि भाई जब वो डुप्लीकेट वाले हिस्से में आए तो उसको पता लग जाए मुझे इसे क्राउल नहीं करना, बल्कि उसके अंदर मेंशन किया हो कि भाई इसकी जगह पर इसे क्राउल करो। तो इसका मतलब वो एक को स्किप कर देगा और दूसरे को ही क्राउल करेगा। साइंस समझ में आइए क्या बात बताई है मैंने? कैनोनिकल का पर्पस क्या होता है? यू कैन यूज कैनोनिकल टैग टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन वन एंड दस शुड बी इंडेक्स्ड। कि भाई इन दो वर्जन्स में से असल कौन से वाला है और किसको इंडेक्स होना है। यानी एक कंटेंट है जो लिखा हुआ है index.html में, और उसी में से कुछ कंटेंट डुप्लीकेट हुआ हुआ है कोर्सेज में भी। अब वो क्राउलर तो कंफ्यूज हो गया ना भाई कि इसमें से आपका असल कौन सा है, आप किसे क्राउल करवाना चाह रहे हैं। तो अब हम बताने लगे हैं कैनोनिकल की मदद से कि भाई ये कॉपी है और ये असल है। कैसे बताना है ये देखेंगे। ये बताने का तरीका क्या है हमारा? ये बताने का हमारा तरीका ये है कि हम ये कहेंगे लिंक, ये वाला जो टैग है ये कहां पे लगेगा? ये वाला टैग भी हमारा हेड में ही लगेगा, ठीक है। लिंक REL से क्या बनता है? बड़ी दफा बताया मैंने, REL रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। यानी हम एक लिंक देने जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई इसका रिलेशन कौन से वाला है? कैनोनिकल है। आगे क्या बता रहे हैं? href, और आगे पूरी वेबसाइट का URL बता दिया हमने। नीचे ऐसा हो सकता है मैंने कोई दूसरा URL यूज किया, जैसे ये कर लेते हैं, ये एक URL दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं कोर्सेज के पेज पर हूं, मतलब इस वक्त मेरी जो वेबसाइट का पेज खुला हुआ है वो courses.html खुला हुआ है। उसके हेड पोर्शन में जाकर मैं ये लिखने लगा हूं कि http:/sample को समझे index.html लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो क्राउलर कोर्सेज के पेज पर आएगा, इसको पढ़ेगा और यहां पर क्या लिखा होगा कि कहां जाना है मुझे? इंडेक्स पे जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? क्राउलर को समझ में आ गया कि ये असल नहीं है, ये असल नहीं है, ये डुप्लीकेट कंटेंट है, मुझे इस पेज को
इंडेक्स नहीं करना, बल्कि मुझे उस पेज को इंडेक्स करना है जो कैनोनिकल में मेंशन है। कैनोनिकल में कौन सा पेज मेंशन है? ये वाला पेज मेंशन है। कैनोनिकल में कौन सा पेज मेंशन है? अब एक और एग्जांपल दूं आपको कैनोनिकल की। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं www.dckitchen.org, यूं कहते हैं professionalkitchen.dckitchen.org, वेबसाइट खुल जाती है? खुल जाती है ना? अच्छा, उसके बाद जब मैं लोकल ये काम कर रहा हूं, ऐसे तो नहीं खुलती। फिर कैसे खुलती है भला? अगर लोकल इस वेबसाइट को मैं खोल रहा हूं, मेरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, फिर ऑनलाइन खोलना तो मैं लिखता हूं प्रोफेशनल किचन, आपके सामने भी खोली भी है मैंने, professionalkitchen.dckitchen.org, ऑनलाइन थी, लाइव थी, खुल गई। लेकिन लोकल जब मैंने आपको वेबसाइट दी है तो आपने इसे खोलने के लिए क्या करना है? कोई इतना आपने सबने 1000 दफा किया है, बता भी दें। हाँ, कैसे, कौन सी फाइल को? यही पूछना चाह रहा हूँ। index.html को खोलना है, यानी आप इसको, इसका मतलब क्या होगा कि ये फाइल दो तरीकों से खुल रही है, ये भी फाइल दो तरीकों से खुल रही है। index.html लिखने के बाद एंटर करूंगा ऑनलाइन तो भी खुल जाएगी, और index.html नहीं लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली भी वही खुल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा क्रॉलर के लिए? उसको यहां पर भी ये लग रहा है कि एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। तो हम क्या करेंगे, असल वाली फाइल में ये भी बता देंगे, असल वाली फाइल में ये भी बता देंगे कि भाई एक लिंक ये भी है index.html का, वो असल फाइल में बताएंगे, हालांकि वही वाली फाइल है। हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि वो वाली फाइल खुल कैसे रही है बेसिकली, वो तो कुछ भी नहीं लिखते हम, खुद ही खुल जाती है। तो कंटेंट तो दोनों में एक ही पड़ा हुआ है। असल में वो भी index.html है जो नाम लिखे बगैर ही खुलने लगी हुई है। तो हम index.html को भी कैनोनिकल कर देंगे, कहां पर? इंडेक्स की फाइल में ही, ताकि वो जब खुले तो एक यूआरएल उसको पता हो, यानी क्रॉलर को फिर ये पता लग जाए कि जब इंडेक्स की फाइल आएगी तो भी मैंने प्रोफेशनल किचन को खोलना है, और जब कोई बंदा प्रोफेशनल किचन लिखेगा तो भी मैंने प्रोफेशनल किचन को ही खोलना है। और दूसरी सूरत क्या है कि भाई कोर्सेज में कुछ कॉपी हो गया है। मिसाल के तौर पे मेरा होम पेज में कुछ ऐसा कंटेंट है, देखें ना, जैसे पीक सॉल्यूशन वालों ने कोई अपनी वेबसाइट के होम पेज पे कुछ लिखा हो, तो हो सकता है कि उसका कोई ऐसा कंटेंट हो होम पेज का जो वो अपने कोर्स वाले टैब में भी लिख दें। लिख सकते हैं ना? मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से उन्होंने कोई होम पेज पे इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद जब वो कोर्सेज में जाते हैं तो डिटेल में भी वही इन्फॉर्मेशन दोबारा आ सकती है। मतलब 100% नहीं, मे बी 20%, 30%, 40%, 50%। तो अब एक जगह पे तो कॉपी हो गई, वो डुप्लीकेट की कैटेगरी में चली गई। अब यहाँ पर प्लेजरिज्म की तो कोई स्टोरी नहीं है, मतलब यहाँ पर कॉपी का कोई काम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि कॉपी क्यों की है, हम ये कह रहे हैं कि क्रॉलर को भी समझा दो कि भाई इसमें से असल वाला कौन सा है और कॉपी वाला कौन सा है। तो हम कॉपी वाले पार्ट पे आके, यानी जहां पर आप कॉपी यूज कर रहे होंगे, जिस जगह पर आप कॉपी यूज करते हैं उस पार्ट के अंदर आकर हम कैनोनिकल यूज कर लेते हैं। यानी मैं कोर्सेज में कॉपी यूज कर रहा हूं, courses.html में मैं कॉपी यूज कर रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ? मैं courses.html की फाइल खोलूंगा, उसके हेड में जाऊंगा और वहां पर जाकर ये कैनोनिकल का टैग लगा दूंगा। और सर उसके अंदर जो फाइल मेंशन करनी है वो वाली करनी है जिसको मैं काम करूं, जो जिसको हम रीट्रैक कर रहे हैं ना कि अभी इसकी बजाय उधर चले जाओ। इसकी एग्जांपल आप लिखवाएंगे ना अभी मुझे? मैं इसकी एग्जांपल आप लोग लिखवाएंगे मुझे अभी। जी क्या टैग था? लिंक। सपोज करें कि ये वाली जो फाइल है इस वक्त जहां पे मैं टाइपिंग कर रहा हूं ना, ये कौन सी फाइल है? कोर्सेज भी नहीं करते, हम कर देते हैं aboutus.html, वही प्रोफेशनल किचन वाली साइट। ठीक है, इस वक्त मैं कौन सी फाइल में काम कर रहा हूं? अबाउट अस में, समझ लें फॉर एग्जांपल। अब मैं इसके अंदर आकर ये कैनोनिकल लगाने जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? लिंक। जरा इनको नीचे कर दें ताकि ये कंफ्यूज ना करें, इसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। रिलेशन इक्वल्स टू, यहां पर क्या आना है? कैनोनिकल आना है। ठीक है, स्पेल क्या थे? स्पेल नहीं गलत लिखने हमने, CANO। ठीक है, लिख दिया जी मैंने कैनोनिकल। अब हमने क्या कहा कि ये वाला जो लिंक है इसका लिंक ऐसा बना लें कैनोनिकल टाइप। उसके बाद क्या आना है? href इक्वल्स टू। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जहां पर ये आए, इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉलर आया अबाउट अस के ऊपर और वो कंटेंट को रीड करना शुरू हो गया। अब वो कंटेंट को रीड कर रहा है और रीड करते करते उसने देखा कि भाई ये वाला जो कंटेंट पड़ा हुआ था, ये वाला कंटेंट तो इनके होम पेज पे भी है। अब वो कंफ्यूज हुआ क्रॉलर। अब
क्राउलर परेशान होगा कि भाई असल कौन सा है। अब जो अबाउट अस में लिखा हुआ ये वाला असल है कि जो उधर है वो वाला असल है। तो जब मैंने ये लिंक लगा दिया, अब मैं उसे क्या कह रहा हूँ, अब मैं उसे कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मुख्तसर सा नाम लिख रहा हूँ फिलहाल, समझ में आ गई बात की। इनको मैं समझाने के लिए, आसान करने के लिए 2 लाइनें कर देता हूँ। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई फाइल खुली अबाउट अस की, वहां पर 2 सेंटेंस ऐसे लिखे हुए थे हमारे जो होम के ऊपर थे, और हम करवा किसको रहे हैं, रैंक होम को ही करवा रहे हैं, होम पेज को ही रैंक करवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो टेक्स्ट यहाँ पर भी आ गया तो क्राउलर कंफ्यूज हो गया, वो कभी इसको क्रॉल करता है कभी उसको क्रॉल करता है, सही तरीके से हमारी क्राउलिंग नहीं हो रही है। तो हमने ये एक टैग लगा दिया और हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है असल में वो हम होम पेज से कॉपी करके लाए हैं। तो आप जब भी क्राउल करो इस टेक्स्ट के अगेंस्ट, जब भी क्राउल करो जो कॉपी वाला टेक्स्ट है, तो आपने इसको असल नहीं समझना, बल्कि आपने किसको असल समझना है, आपने इसको असल समझना है, index.html को आपने असल वाला समझना है। चलो जी इधर आ जाते हैं, बात खत्म। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हमारे जहन में ये आता है कि भाई अब अबाउट अस में ना कुछ ऐसा कंटेंट भी था जो हम लोगों ने वीडियो गैलरी से भी लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, एक और कैनोनिकल लगा लें? नो, एक कैनोनिकल अलाउड है, सिर्फ एक कैनोनिकल। आप किसी भी फाइल में, ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है, उस बेचारे को परेशान किया हुआ है, घुमाने लगे हुए हैं, कभी उधर से उधर भेज रहे हैं कभी उधर से उधर भेज रहे हैं। जस्ट वी कैन यूज ओनली वन कैनोनिकल सिर्फ। और आप ये एक और चीज भी नोट करें कि असल में क्या है, ये रीडायरेक्शन है कि नहीं है, रीडायरेक्शन है ना। असल में वो आया है हमारे पास, हमने उसे कहा नहीं भाई इधर से निकलो और दूसरी जगह पर चले जाओ, लेकिन ये यूजर लेवल पे तो नहीं है, ये क्राउलर लेवल पर है। मतलब यूजर को तो ऐसे नहीं कर रहे हम, ऐसे तो नहीं है कि कोई बंदा अबाउट अस के पेज पर आए तो वो होम पेज पर चला जाएगा। अबाउट अस के पेज पर आया वो अबाउट अस पे ही रहेगा, कैनोनिकल लगा हुआ है तो भी अबाउट अस पे ही रहेगा, लेकिन घूमेगा कौन, क्राउलर घूमेगा। वो कहेगा नहीं भाई इसको नहीं मैंने देखना। तो इसका मतलब होगा इट इज अ टाइप ऑफ रीडायरेक्ट। इसका अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रीडायरेक्ट ही है। हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ रीडायरेक्ट बट इट इज अ वर्चुअल रीडायरेक्ट, फिजिकल नहीं है ये। फिजिकल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है, फिजिकल रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि मैं लिखूं dckitchen.org और एंटर करूं और वेबसाइट खुल जाए geo.tv की। इसका क्या मतलब हुआ, ये फिजिकल रीडायरेक्ट है कि भाई आप खोला कुछ और खुल कुछ और गया, इट इज कॉल्ड फिजिकल रीडायरेक्ट। यूजर्स को भी यही मिला, जो आपकी वेबसाइट के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खोलने लगे हुए हैं, उनको वो भी उधर ही घूमने लगे हुए हैं। लेकिन जो वर्चुअल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि हम सिर्फ क्राउलर को घुमा रहे हैं, हम विजिटर्स को नहीं घुमा रहे। लेकिन बोथ आर रीडायरेक्ट्स, दोनों ही रीडायरेक्ट्स हैं। उनमें से एक रीडायरेक्ट वर्चुअल है और एक रीडायरेक्ट फिजिकल है। फिजिकल का मतलब क्या हुआ कि भाई पूरी की पूरी एक वेबसाइट खोल रहे थे, वो उस पर गया ही नहीं और पूरी की पूरी दूसरी वेबसाइट पर चला गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा रीडायरेक्ट है, ये फिजिकल रीडायरेक्ट है। ठीक है, मतलब कैनोनिकल को मैंने एक नाम और भी दे दिया ना, क्या नाम दिया मैंने इसको, कि ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है। यानी ये रीडायरेक्शन ही कर रहा है मगर वर्चुअली रीडायरेक्शन कर रहा है। असल में फिजिकली विजिटर को अबाउट, जो लोग अबाउट अस के पेज पर आ रहे हैं उन्हें लेकर घुमा के होम पे नहीं लेकर जाएगा। लेकिन जब क्राउलर अबाउट अस पर जाएगा तो क्राउलर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आपने जो क्राउल करना है इसे नहीं क्राउल करना, आपने किसे क्राउल करना है, होम पेज को क्राउल करना है। ठीक है, सो ये थी स्टोरी कैनोनिकल की। ठीक है, समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ, ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। अब ये वाली कैसी टेक्निकल एसईओ, देखिए ये अब ये ऑन साइट की कैटेगरी में भी आ गई है। एक और चीज देखें, 2012 में जब हम एसईओ करते थे ना तो टेक्निकल एसईओ का नाम नहीं होता था कोई भी। हाँ, मतलब कोई 2012 में 2000 में टेक्निकल एसईओ नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये वैसे ही उन्होंने कैटेगराइज करने के लिए चीजों को अलहदा कर लिया। हम सिर्फ ऑन साइट एसईओ की बात करते थे और हम सिर्फ ऑफ साइट एसईओ की बात करते थे। ऑन साइट एसईओ का मतलब वेबसाइट के ऊपर जो चेंजेस करने लगे हुए हैं, ऑफ साइट एसईओ का मतलब जो दूसरों की वेबसाइट पर काम करने लगे हुए हैं, वो वाली ऑफ साइट एसईओ में आती है। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। ये था हमारा कैनोनिकल का टॉपिक। जी समझ में आया कैनोनिकल क्या होता है। आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल बहुत डाउन हो चुका हुआ है सबका। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को पानी के छिट्टे मारे, लेट भी आ रहे हैं ना, है ना। कुछ लोग लेट आना भी शुरू हो गए हैं। मतलब पहले मैं आता था तो ऐसे रश लगा होता था, भाई को पता नहीं क्या हो गया, कोई
तमाशा दिखा रहा है बंदा साइड पे, ऐसे सारे मेरे से पहले मौजूद होते हैं। अब मैं देखता हूँ कि चेयर्स खाली होती हैं, फिर जब मैं पढ़ाता हूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता एंट्रीज भी होती हैं बाद में, पहले ऐसे नहीं होता था। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट डाउन हुआ हुआ है, इंटरेस्ट को ज़रा दोबारा से वापस लेकर आएँ उसी तरह जैसे पहले वाला था। ठीक है, आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे पढ़ाने का भी इंजॉय आएगा। ऐसे नहीं मुझे मज़ा आता कि आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, सो मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता ये। ठीक, सो ये हो गया। काम भी दिया मैंने एक आपको, क्या काम दिया? जो लेट स्टूडेंट्स आए उनको बता देना। साइट मैप बनाने के लिए कहा है मैंने, 3 साइट मैप बनाने हैं। 3 साइट मैप बनाने किसी भी वेबसाइट के, किसी ने मुझसे नहीं पूछना किस वेबसाइट का बनाएं, किसी भी वेबसाइट को पकड़ें। आपको किसी की वेबसाइट का एक्सेस तो नहीं चाहिए होता ना, ये तो सबको पता है। किसी भी वेबसाइट के 3 साइट मैप बनाएं, 3 फाइलें बन जाएंगी, उनकी जिप फाइल बनाकर अपने अपने अकाउंट से ग्रुप में भेज दें, बस। ठीक है, तो जितना आप ये नोटपैड पे कहीं कॉपी की है तो वैसे ही बनाते साइट मैप ऐसे, साइट मैप ऐसे तो नहीं बनाते यार। साइट मैप कैसे बनाते हैं? साइट मैप तो खुद नहीं बना रहे आप, साइट मैप तो जनरेट करते हैं ना, ऑनलाइन जनरेट करते हैं। 3 फाइलें जनरेट होनी है सिर्फ, उनको आपने जिप करना है और मुझे भेज देना है, बस। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। और अभी मैंने क्या कहा था इसको कि ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है। अच्छा, एक फिजिकल रीडायरेक्ट भी होता है। अब क्योंकि ये रीडायरेक्ट की बात हो रही है तो साथ ही हमने रीडायरेक्ट की ही बात कर लेते हैं। तो यहां पर कहीं लिखा हुआ है रीडायरेक्ट होना चाहिए ये। अब जरा स्पीड को तेज करना है ना, मतलब ऑन साइट ऐसी होती है सारी उम्र पढ़ते रहना, खत्म करना है, टॉपिक भी चेंज करना है, डिजिटल मार्केटिंग के और मॉड्यूल्स हैं उन पर भी जाना है। इससे पहले कि आपका इंटरेस्ट 100% फोर्थ हो जाए। ठीक है, कुछ कोर्स हमने ख़त्म कर लेना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है ना, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो ना फ़ायदा होने आपको कोर्स का, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, अब आप लोग उस स्टेज पर आए हुए हैं जिस स्टेज पे आपको चांद नज़र आने की उम्मीद होती है। कभी चांद कब नज़र आएगा, है ना? कौन सा चांद? सर्टिफिकेट वाला चांद। अब आप उसको ढूंढ रहे हैं कि बस अब ये ख़त्म होगा और एक सर्टिफिकेट मिलना है, एक एग्ज़ाम देना है हमने और एक सर्टिफिकेट मिलना है। ऐसे नहीं करना, ठीक है, इस तरह नहीं करें जी। आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रीडायरेक्ट एंड टाइप ऑफ रीडायरेक्ट्स। अब थोड़ा सा रीडायरेक्ट का अंदाजा तो आपको हो ही गया कि रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं। कि भाई रीडायरेक्ट का मतलब क्या है कि असल वाली की जगह पर किसी और जगह पर जाना है उसने, वेबसाइट ने, तो इसको हम बोलते हैं रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब क्राउलर्स। ठीक है, कहता है भाई यूजर्स को भी और सर्च इंजन को भी, यानी क्राउलर्स को भी हम भेज रहे हैं एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे। इट इज कॉल्ड रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट की वीडियो जो है ये भी होस्टिंग पर अप्लाई होनी है। मैं इसकी भी आपको वीडियो, या तो मैं वीडियो का लिंक भेजूंगा जो मैंने पहले लेक्चर दिया होगा, नहीं तो मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर भेजूंगा कि ये अप्लाई कैसे करने हैं आपने। ठीक है, ये कैसे अप्लाई होगा, ये cPanel में जाकर अप्लाई होगा, यानी कि होस्टिंग में जाकर इसको भी हमें अप्लाई करना है। तो इसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, साथ बनाकर भेज दूंगा। टाइप, 2 तरह के रीडायरेक्ट है हमारे पास। पहला रीडायरेक्ट है 301 और दूसरा रीडायरेक्ट है 302। यानी एक रीडायरेक्ट है जो रिकग्नाइज होता है कोड के साथ, 301 के कोड के साथ, और एक रीडायरेक्ट है जो 302 के कोड के साथ रिकग्नाइज होता है। 301 किसको बोलते हैं? परमानेंट रीडायरेक्ट। जैसे अक्सर शॉप्स पे लिखा होता है ना कि भाई एक बैनर सा लगा होगा, लिखा होगा जनाब ये आज दुकान आर्जी तौर पर वहां पर मुंतकिल हो गई है ना। और कहीं पर उन्होंने बैनर लगा देते हैं, शटर गिरा होता है और बैनर लगा होता है जी कि अब हम वहां शिफ्ट हो गए। अब ये दोनों बातों में फ़र्क है ना, एक पक्का रीडायरेक्ट है और एक टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। ठीक है, इस वक्त हम कौन सा देख रहे हैं? परमानेंट रीडायरेक्ट। ये कैसे अप्लाई होता है, इसका कोड क्या होता है, यानी कि मैं गूगल को कैसे बताता हूं कि मैं जो रीडायरेक्ट लगा रहा हूं वो परमानेंट है, मैं उसे 301 का बताऊंगा। URL हैज बीन मूव्ड परमानेंटली टू अनदर URL, कि भाई आपका URL परमानेंटली दूसरे URL पर चला गया। 30 ये भी जो है ना टेक्निकल SEO का पार्ट है। 301 redirect passes value between 90 to 99% of link equity। लिंक इक्विटी का क्या मतलब है? SEO। भाई हमने क्या किया हुआ है, अब A वेबसाइट को B पे लेके जा रहे हैं ना। पहले वेबसाइट A थी, यानी पहले लिखते थे abc.com तो खुल जाती थी। अब मैंने क्या कहा, abc.com लिखेंगे तो खुलेगी कौन सी? xyz.com। तो वेबसाइट तो चेंज हो गई ना। तो कहता है भाई अगर आप इसे परमानेंट रिडायरेक्ट लगाओगे तो इसका फ़ायदा क्या है
कि इसका जितना भी एसईओ स्कोर है साथ मूव करेगा। यानी आपको ऐसे नहीं है कि नए सिरे से एसईओ नहीं करनी पड़ जाएगी कि अगर किसी ने ये रीडायरेक्ट लगाया तो वो कहे भाई अब एसईओ भी दोबारा होगी, नहीं, इसका एसईओ भी जाएगा। और कितने परसेंट चांसेस है ना जाने के? सिर्फ देखिए 90 to 99% चांसेस हैं कि चला जाएगा, मीन 1% नथिंग, ठीक है ना, 1% इज नथिंग। अच्छा, ये अब परमानेंट रीडायरेक्ट हम क्यों लगाते हैं? परमानेंट रीडायरेक्ट लगाने की बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है आप एक यूआरएल से एडवांस हुए हैं और आपने कहा भाई अब मैंने डोमेन ही चेंज कर लिया अपनी, तो हम दूसरे यूआरएल पर चले गए, दूसरी वेबसाइट पर चले गए। तो जैसे मैं कहूँ भाई मेरी वेबसाइट है दस्तगीर इंजीनियरिंग, उन्होंने अब इसका नाम कर दिया डीसी किचन, तो कोई भी बंदा दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखे तो वो कहाँ पर चला जाए? डीसी किचन पर चला जाए। तो ये हमने थोड़े दिनों के लिए तो नहीं करना, ऐसे लाइफ टाइम ऐसा करना चाह रहे हैं। सो मैंने डोमेन दोनों परचेज की हुई हैं, होस्टिंग भी मेरे पास दोनों पड़ी हुई हैं, लेकिन डाटा एक जगह पे पड़ा हुआ है। असल वाला जो डाटा है वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको मैं रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ उसका तो कोई डाटा नहीं है, उसका डाटा मैंने खत्म कर दिया ना। और उसको मैंने जैसे मैं लिखता हूँ dckitchen.org, तो उसके ऊपर किचन की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने उसको रीडायरेक्ट करवा दिया जियो टीवी के साथ। तो जैसे मैं dckitchen.org लिख के एंटर करूंगा तो खुलेगा क्या? इसका मतलब डाटा तो एक ही जगह से आ रहा है, दोनों जगह का डाटा तो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। डाटा सिर्फ उसी का शो हो रहा होगा जिसको आपने 301 लगाया होगा, यानी दूसरा सिर्फ रीडायरेक्ट के लिए यूज करने लगे हुए हैं। लेकिन रीडायरेक्ट के लिए आपके पास होस्टिंग तो होनी चाहिए। होस्टिंग बेशक थोड़ी सी हो, मगर होस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आ गई बात की? अच्छा, इसका दूसरा पर्पस क्या होता है? इसका दूसरा पर्पस ये होता है कि एक इसका अगला जो टॉपिक है हमारा, डैट इज एसएसएल। एसएसएल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भाई आप जब भी वेबसाइट खरीदें तो आपको एसएसएल भी परचेज करनी चाहिए, सिक्योर सॉकेट लेयर। यानी ऐसी वेबसाइट जो आप खोलते हो तो यूआरएल में लॉक बना हुआ आता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे लॉक बना हुआ नहीं आता बल्कि लिखा होता है नॉट सिक्योर। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी परचेज की होती है अपनी वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एसएसएल। जैसे मैंने डोमेन परचेज किया है 1 साल के लिए, जैसे मैंने होस्टिंग परचेज किया है 1 साल के लिए, ऐसे ही मैंने एसएसएल भी परचेज की 1 साल के लिए। इसने भी 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाना है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं तो उसे इन्वेलप में डालकर भेजते हैं। जैसे आप दराज से कुछ सामान मंगवाते हैं तो वो भी पैकिंग में होता है, खुला हुआ सामान नहीं होता, ठीक है ना? ऐसे तो नहीं है कोई भी मतलब मैं माउस बाय करूँ तो TCS वाला आया और मुझे यूँ माउस पकड़ाई है कि आपने माउस ऑर्डर किया था, ऐसे नहीं होगा ना। इसका मतलब है ये वाला जो मोड है ना ये अनसिक्योर है। जब ये डब्बे में आ गया तो ये सिक्योर मोड में चला गया। इसी तरह जब आपकी वेबसाइट विदाउट एसएसएल है तो अनसिक्योर है, हैक होने की अपॉर्चुनिटीज उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके हैक होने के चांसेस। लेकिन जब उसको आपने एसएसएल लगा लिया है तो वो सिक्योर वेबसाइट हो जाती है आपकी, ठीक है? एसएसएल जो है हमें तकरीबन मेरा ख्याल है 2500 से शुरू हो जाती हैं सिक्योरिटी लेवल्स, तो 3000 की भी मिलती है, 5000 की भी मिलती है। कुछ लोग होते हैं वो शुरू में फ्री भी आपको दे देते हैं। होस्टिंग के साथ जी, होस्टिंग के साथ ही हमें लेनी पड़ेगी, उसी कंपनी से मिलेगी जिससे आप होस्टिंग ले रहे होंगे, ठीक है? सिक्योर सॉकेट लेयर अभी आता है, ये वाला लेक्चर आता है आपके सामने, स्लाइड आ जाएगी पूरी। मैं ये पूरी स्लाइड अभी इसके बाद आती है। अच्छा, अब वो कहता है कि ये भी एक रीडायरेक्ट है। मिसाल के तौर पर आज से 1 साल पहले आपने वेबसाइट ली और उस वक्त आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं थी, तो अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर ना हो तो ऐसे खुलेगी। अभी आपको मैं एक अनसिक्योर वेबसाइट खोल के भी दिखा देता हूँ। जैसे पता लग रहा है कि ये सिक्योर वेबसाइट है, लॉक लगा हुआ है ना इसको। अब मैं एक अनसिक्योर वेबसाइट खोलने लगा, अगर वो आज की तारीख में भी अनसिक्योर हुई तो आ गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वाली वेबसाइट अभी सिक्योर नहीं है। लेकिन जब मैं डीसी किचन खोलता हूं तो वो सिक्योर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ एसएसएल नहीं लगी। यहाँ लिखा मैंने dckitchen.org। अब देखें जरा इसके साथ क्या हालात है। इसके साथ लॉक लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ ये वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है? समझ में आ गई है बात की? सिक्योर और अनसिक्योर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाली जो दूसरी वेबसाइट अभी मैंने खोली है, आज मैंने क्या किया, आज मैं गया होस्टिंग कंपनी के पास और मैंने उनसे कहा कि भाई एसएसएल परचेज करनी है दस्तगीर इंजीनियरिंग के लिए। उन्होंने मुझे एसएसएल है क्या, इस लाइक का, इट्स अ टाइप ऑफ
अच्छा सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? वो वाला सर्टिफिकेट नहीं जो आपको कॉलेज से मिलना है, मतलब एक सर्टिफिकेट की सूरत में एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल होता है आपकी वेबसाइट में, और जब वो इंस्टॉल होता है तो आप समझ लो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन दे देता है आपकी वेबसाइट को। अब आज से पहले तो ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं था, आज से पहले तो ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं था हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ कि पहले जब मेरी वेबसाइट खुल रही थी तो खुल रही थी HTTP के साथ, यानी कि जो अनसिक्योर फाइल होती है, नॉन सिक्योर फाइल होती है, वो उसका URL क्या होता है, HTTP: आगे वेबसाइट का नाम, और जो सिक्योर फाइल होती है उसका URL होता है HTTPS। जो सिक्योर नहीं है उसका URL क्या है, HTTP। ये अगली स्लाइड भी मैंने खोल दिया, अगला टॉपिक भी हमारा यही है। नीचे आए जरा, ये देखें, ये सिक्योर है, लॉक बना हुआ है ना, और नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉन सिक्योर। अब आ जाए वापस पिछली स्लाइड में। अब आज तो सिक्योर होगी मेरी वेबसाइट, लेकिन मेरी वेबसाइट का URL तो चेंज नहीं हुआ ना। मेरी वेबसाइट का URL क्या है, अब ये रखिए, ये भी एक URL है, HTTP एक URL है, HTTPS दूसरा URL है, हालांकि URL एक ही वेबसाइट का। अब मैं क्या करूंगा, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ परमानेंट रीडायरेक्ट। मैं क्या करूंगा, cPanel में जाऊंगा, इसकी वीडियो मैंने कहा था मैं आपको बनाकर भेजूंगा कि हमने URL कैसे चेंज करने हैं, वो आपको मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा कि आपने कैसे URL चेंज करना है। सो आपने अब क्या करना है, अब आपने जाकर रीडायरेक्ट लगाना है उसको, फिर अब ये परमानेंट लगाना चाहते हैं ना। अब मैं उसे कहूंगा कि भाई मेरी वेबसाइट है HTTP पर, और उसको ले जाओ HTTPS पर। वो पूछेगा हाँ भाई आप रीडायरेक्ट लगा रहे हैं, कौन सा रीडायरेक्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे तो परमानेंट चाहिए तो मैं 301 लगाऊंगा, और 301 लगाया तो कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा सारे का सारा SEO स्कोर भी साथ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ 302 लगाऊंगा तो फिर मैं, इसका मतलब है गूगल को कह रहा हूं कि ये परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको साल पर चला रहा हूं तो गूगल कहेगा ये बंदा मुझसे चीट करने लगा हुआ है। कहा तो इसने 302 था, लेकिन ये इतनी देर से इसका एक ही URL चल रहा है, ठीक है। सो 302 का URL हम कहाँ पे लगाते हैं, अब आपको कंसेप्ट आ गया 301 का। 302 का URL कहाँ पे लगाते हैं, जहां पर आपको कुछ टाइम के लिए अपना URL शिफ्ट करना हो। जैसे शॉप्स की मैंने आपको मिसाल दी थी कि भाई एक दुकान में पेंट होने लगा हुआ है, तो उसने कहा कि भाई अभी हम ना 10 दिनों के लिए इस दुकान पे बैठे हुए हैं, तो कोई भी बंदा उधर से सामान लेने आएगा वो दूसरी जगह पर चला जाएगा, लेकिन आफ्टर 10 डेज वो वापस मूव करके अपने पहले एड्रेस पर आ जाएंगे। सो ये जो वापस मूव करके आ रहे हैं, इट इज़ आ 302 रीडायरेक्ट। और 302 रीडायरेक्ट जब लगाओगे तो SEO मूव नहीं करेगी, साथ आपको SEO एडवांटेज नहीं करेगी। यानी अगर आपकी पहली वेबसाइट पे SEO हुई है, तो जब आप 302 पे लेकर जा रहे हो तो ना उसकी इंडेक्सिंग आपको वैसे मिलेगी, ना उसको आपको उसका स्कोर वैसे मिलेगा, क्योंकि ये काम आप कर ही कुछ देर के लिए रहे हैं। आप तो पहले से ये कह रहे हैं ना कि ये हम टेम्परेरी तौर पर कर रहे हैं। तो ये कब करते हैं, यहाँ तो टेम्परेरी मूवमेंट करना हो जब वेबसाइट अंडर प्रोसेस हो आपकी, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो हम उस वक्त इसको मूव करते हैं। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि जब आप किसी वेबसाइट का एक B सैंपल बनाना चाहते हो और देखना चाहते हो कि भाई असल अच्छा वर्क कौन सी कर रही है, वेबसाइट A के वेबसाइट B, इट इज़ कॉल्ड टेस्टिंग। इसको हम बोलते होते हैं AB टेस्टिंग स्टेज। AB टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, नीचे आंसर देखें, ये लिखा हुआ है। AB टेस्टिंग का क्या मतलब है, AB टेस्टिंग का एक आसान सा मतलब ये है कि मैं आपको भी ये HTTP पढ़ा रहा हूँ ना, भी आपको रीडायरेक्ट्स, मैं आधा घंटा पढ़ाता हूँ आपको रीडायरेक्ट्स पहले, ठीक है, उसके बाद दोबारा से आधे घंटे के बाद मैं फिर रीडायरेक्ट की क्लास शुरू कर दूँ और स्टूडेंट्स चेंज कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि एक जैसे स्टूडेंट्स होंगे फिर तो हो सकता है मैं वैसे ही पढ़ाऊँ जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, फिर मैं स्टूडेंट्स को चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करे, वो वाला क्वेश्चन पहले स्टूडेंट ने ना किया हो, फिर मैं दोनों अपने लेक्चर्स को कंपेयर करूँ कि भाई इनमें से अच्छा लेक्चर कौन सा है, पहले वाला लेक्चर अच्छा था कि दूसरे वाला। इट इज़ कॉल्ड AB टेस्टिंग। यानी जब हम अपने किसी भी काम के A वर्जन को B वर्जन के साथ चेक कर रहे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं AB टेस्टिंग कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो कहते हैं इस मकसद के लिए अगर आप मूव करना चाह रहे हैं सिर्फ AB टेस्टिंग करने के लिए, तो भी आपने परमानेंट नहीं लगाना, फिर भी आपने टेम्परेरी वाला लगाना है। अभी ज़रा इसको देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स, अब 302 पर आ गए हम। इट इंडिकेट्स, ये स्लाइड्स मैंने आपको दी हैं, बेशक आप ये ना लिखें तो स्लाइड्स आपके पास होंगी, ये सारी मैंने उसमें भेज रहा हूँ आपको। It indicates that a URL has been temporarily moved to another URL, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेरी तौर पर दूसरे URL पर मूव कर गया। थैंक यू। इसको उधर कर दो ना बैक।
जी उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सर्च इंजन डोंट इमीडिएटली पास पेज रैंक टू द डेस्टिनेशन यूआरएल। इवन अगर आपकी इंडेक्सिंग हुई है लूज कर देंगे आप इंडेक्सिंग। जब आप इसको 302 पे लेकर जाओगे तो इंडेक्सिंग बिल्कुल आगे से इंडेक्सिंग फर्दर इंडेक्सिंग नहीं होगी, नहीं वो पुरानी इंडेक्सिंग तो होगी ना, लेकिन फर्दर इंडेक्सिंग हम दोबारा शिफ्ट करेंगे हमारी रैंकिंग अच्छी फिर वापस आ जाएगी। इट कैन बी यूज इन केस ऑफ ए बी टेस्टिंग, ठीक है जी, और टेम्परेरी कंटेंट, जब कोई कंटेंट हम टेम्परेरी तौर पर बना रहे होंगे तो वहां पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया रीडायरेक्ट। और ये जो 301 और 302 है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 301 302 एंड कैनोनिकल रिकॉग्नाइज फिजिकल रीडायरेक्ट्स। तो क्या समझ में आता है आपको, किसको रीडायरेक्ट आप बताएंगे मुझे? मैं कहूँ आप मुझे रिकॉग्नाइज करके बताएं 301 302 एंड कैनोनिकल, इनमें से फिजिकल रीडायरेक्ट कौन सा है? थ्री 302 नहीं है 301 और 302 दोनों ही होगी जी। हाँ जी, 301 भी फिजिकल रीडायरेक्ट है, 302 भी फिजिकल रीडायरेक्ट है, मगर कैनोनिकल फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई वर्चुअल रीडायरेक्ट कौन सा है, तो कैनोनिकल वर्चुअल रीडायरेक्ट है हमारे पास। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रीडायरेक्ट। ये तीनों के तीनों रीडायरेक्ट्स की किस्में हैं, लेकिन इनमें से एक फिजिकल है कि पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लाइंट्स के लिए भी, यूजर्स के लिए भी मूव कर रहा है, क्राउलर के लिए भी मूव कर रहा है, और एक जो है वो यूजर्स के लिए मूव नहीं कर रहा, सिर्फ क्राउलर के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारे कैनोनिकल का एक टॉपिक हुआ, एक रीडायरेक्ट का टॉपिक हुआ, और ये तीसरा ये टॉपिक है, इसको भी जरा जल्दी से हम कवर करते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सिर्फ। HTTPS is HTTP with encryption, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि HTTPS क्या है, सिक्योर है, HTTP सिक्योर नहीं है और HTTPS सिक्योर है। द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स दैट HTTP यूज SSL, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसको इस्तेमाल करता है। ये भी आपको मैंने बता दिया सिक्योर सॉकेट लेयर का मतलब क्या है, कि आपका जो डाटा है इंटरनेट पे जब ट्रैवल कर रहा होगा, नेटवर्क में जब ट्रैवल कर रहा होगा, तो वो सिक्योर फॉर्मेट में होगा। और अगर आप SSL नहीं लगाएंगे तो आपका जब डाटा ट्रैवल करेगा तो वो सिक्योर फॉर्मेट में ट्रैवल नहीं करेगा। ये SSL को मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन थ्योरी नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज SSL। मैं कहा आपको ये पता होना चाहिए कि SSL क्या है, HTTP क्या है, HTTPS क्या है, लेकिन मैंने नहीं कहना कि भाई राइट अ नोट ऑन SSL, ठीक है। आपसे ऐसा कोई काम मैं नहीं करवाता हूँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप अपने अल्फाज में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक रील बनाओ, तो आप मुझे बताओ ना कि SSL की क्या इंपॉर्टेंस है। एक रील बता दी है आपने कि भाई कौन सी वेबसाइट्स हैं जो SSL पर नहीं है अभी, तो क्या नुकसान उठा रही हैं, ठीक है, क्या डैमेज उन्हें हो सकता है। ये SSL को मैंने डिफाइन किया हुआ है, नीचे आओ, ये हमने कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। ये कंपैरिजन क्या है जी, एक साइड पे मैंने लिखा है HTTP और एक साइड पे लिख दिया HTTPS। सबसे पहले तो लिखा हुआ है एब्रीविएशंस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये जरा मुश्किल सी एक बात लिखी है मैंने दूसरी लाइन में, पढ़ें जरा। अब ये जो लेयर है ना, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि आप नेटवर्किंग नहीं सीख रहे हो। ये कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्किंग में एक लेयर मॉडल होता है, ठीक है, 7 लेयर, वेरी गुड। उस लेयर मॉडल के अंदर डाटा मूव कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन लेयर हमारी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होती। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो ज़्यादा, अभी इतना ही सिर्फ, क्योंकि हम ना नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ रहे इन चीज़ों को, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि HTTPS कहाँ पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और जिनको कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कि भाई ये लेयर मॉडल क्या होता है, उनको पता लग गया होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या एडवांटेज होता है। और जिनको नहीं पता, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हमने पता लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। एज ए SEO एक्सपर्ट हमने इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है कि भाई HTTPS ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर है, और एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर जितनी सिक्योर नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब है कि एप्लीकेशन लेवल पर होती है वो। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 80। अच्छा, पोर्ट्स क्या होती हैं, लैपटॉप की पोर्ट्स होती हैं, है ना, माउस पोर्ट लगी होती है, कीबोर्ड पोर्ट होती हैं, USB, कितना कुछ लगा रहे होते हैं। इसी तरह वर्चुअल पोर्ट्स भी होती हैं, और वो वर्चुअल नंबर्स कोई खास काम करने के लिए असाइन किए जाते हैं। उन नंबर्स को हम बोल रहे हैं पोर्ट्स। इसका मतलब है ये भी फिजिकल पोर्ट नहीं है। फिजिकल पोर्ट का मतलब वो जो आपके मोबाइल के ऊपर एक पोर्ट है ना, चार्जर की पिन जहाँ लगाते हो आप, वो भी एक पोर्ट है। ये लैपटॉप के ऊपर जहाँ पर मैं हमेशा ये सिग्नल केबल लगाता हूँ, तो ये भी एक पोर्ट है, ये VGA की पोर्ट है। जहाँ पर मैं माउस लगाता हूँ
वो माउस पोर्ट है, ये फिजिकल पोर्ट्स हैं। लेकिन ये वाली जो पोर्ट है ये फिजिकल पोर्ट नहीं है, ये नेटवर्किंग में असाइन हुई पोर्ट्स हैं जिनमें वो खुद बताते हैं कि ये वाली पोर्ट सिक्योर है और ये वाली पोर्ट सिक्योर नहीं है। उन्होंने कहा भाई ये जो HTTP है ये काम करेगी 80 पे, जो 80 सिक्योर नहीं होती, और 443 जो है वो बहुत ज़्यादा। अब ये किसने हमें बताया? ये नेटवर्किंग से हमने सीखा हुआ है। नेटवर्किंग ने हमें बताया हुआ है कि भाई कहाँ पे आपको मूव करना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? नो इंक्रिप्शन। नो इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? इंक्रिप्ट करने का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी को कुछ डाटा दें तो इस तरह दें जो एक्चुअल फॉर्म में ना हो। मिसाल के तौर पर आपने एक पासवर्ड लिखा तो आप देखते हो डॉट डॉट नजर आ जाते हैं पासवर्ड की जगह पर, और उसके ऊपर 5 करैक्टर्स भी नजर आ जाते हैं। अब जब मैं इसको इंक्रिप्ट कर दूंगा ना तो डॉट डॉट तो नजर आएंगे, लेकिन हो सकता है कभी 5 करैक्टर्स नजर आए, तो कभी 7 नजर आए, तो कभी 11 नजर आए, तो कभी 3 नजर आए। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कोई बंदा इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि एक्चुअल फॉर्म में वो शो ही नहीं कर रहा कि एक्चुअली वो डाटा है कितना। सो इट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। सो और डिक्रिप्शन तो वो कहता है HTTP इंक्रिप्टेड नहीं होता, जबकि HTTPS जो होता है वो इंक्रिप्टेड होता है। यानी पहले वो उसको इंक्रिप्ट करता है फिर वो उसको डिक्रिप्ट करता है। यानी वो जब उसको लिखा जा रहा होता है तो अली को हो सकता है कि कुछ और ही लिखा जाए, लेकिन जब वो खोलेगा तो उसको अली के तौर पर ही खोलेगा, लेकिन लिखते हुए उस नाम को वो चेंज कर देगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी लेवल बढ़ गई। ये क्या आ गया? ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं मैंने सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ये हमारा काम खत्म हो गया। आज के हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, रोबोट्स फाइल बनाई है, कैनोनिकल को समझा है, रीडायरेक्ट को समझा है और HTTP को समझा है हमने। और आने वाले दिनों में उसमें मेरा ख्याल है आपके पास एक स्कीमा की फाइल पड़ी होगी, है ना। अब अगले लेक्चर में हो सकता है कि हम इंशाल्लाह ऑन साइट SEO को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और ये वाली फाइल नहीं खुली थी ना आपसे, कैनोनिकल रीडायरेक्ट पढ़ी है वहाँ, देखें खुलती है, ओके। और HTTP और HTTPS, ओके। ये आपको कैनोनिकल में दोबारा भेजता हूँ सबको, ठीक है। और ये सारी फाइलें जो है ना, अगर किसी ने मेरे से कोर्स के एंड पे मुझे कहा ना कि सर ये फाइल दोबारा भेज दें, तो मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा, ओके। अब मैंने कहा भेज दी है ना, तो अगर मैंने किसी ने मुझे ये कहा ना कि सर ये ज़रा दोबारा से मुझे फाइलें भेजें, मैंने नहीं भेजनी। मैं इसीलिए भेज रहा हूँ कि आप इनको डाउनलोड करें, और जिसको इशू आता है खुलने में, आपको नहीं आई, एक ग्रुप में आई है, एक में नहीं आई है, ओके। बॉयज़ के ग्रुप के साथ जुल्म हो गया। ये बॉय के ग्रुप में कोई बंदा था, कोई डॉट लिख के भेजे ताकि मेरे करीब आ जाए वो ग्रुप्स। आगे में वो बहुत रश लगा हुआ है ग्रुप्स का। वो वाली फाइल नहीं भेजूंगा जिसमें एरर है अभी, ठीक है। वो मैंने दोनों को नए सिरे से भेजनी है। एक टेक्निकल SEO है, रीडायरेक्ट है, ये भी आज हो गया, स्कीमा रह गया हमारा। इसके साथ ना मैंने आपको एक होस्टिंग की ऐड भी भेजी है, हाँ? ये मैंने फेसबुक पर देखा था, तो ये काफ़ी सस्ती सी होस्टिंग है। अब्दुल रहमान, हाँ जी। अब देखें बॉयज़, इनका नेट चल रहा है आगे। नहीं सर, कहाँ भेज रहा हूँ मैं? ग्रुप गलत में भेज रहा हूँ मैं, क्या मैं इसका मतलब गलत ग्रुप। आप ना आजकल वैसे कूल हुए हैं, थोड़े से एनालिसिस कीजिएगा क्या हुआ आप लोगों को। मैं सारों की बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं कर रहा। अच्छा, आपका 278 है ना? 6 है, 276 है, 2। चलो यार, अब तो आ गया होगा ना जी। रोबोट फाइल भी बनाकर भेजनी है।
रोबोट्स फाइल बनाकर भेजनी है, सुन लें कैसी बनाकर भेजनी है, रिकॉर्डिंग में होगा, रिकॉर्डिंग में जाकर सुन लीजिएगा अपनी मेमोरी के लिए कि वो साइट मैप कितने बनाने को बोला है? 3। रोबोट्स फाइल आप लोगों ने एक बनानी है, और किस वेबसाइट की बनाओगे रोबोट्स फाइल? किसी भी वेबसाइट की बना लें, लेकिन ये सपोज करके बनाएं कि इसके अंदर एक वीडियो का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसे मुझे डिसअलाउ करना है, और एक टेम्प का फोल्डर पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक फाइल पड़ी है index.html, उसे भी मुझे डिसअलाउ करना है। समझ आ गई मेरी बात की? बाकी एक स्टैंडर्ड आपने बनाकर भेज देनी है। तो साइट मैप आपने सपोज करना है कि वो जो आपने 3 साइट मैप बनाई है ना, वो रोबोट्स के लिए यूज कर सकते हैं, उनमें से कोई एक साइट मैप URL उसमें दे दें। मेरी बात समझ में आ गई? ये 2 टास्क मैंने दिए हैं और इन टास्क की इवैल्यूएशन मार्क्स होंगे। आपका जो है ना 70% पेपर जो होता है वो ऑनलाइन होता है, 30% जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है मेरे साथ, और उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं होता जैसे बाकी कॉलेज प्रोजेक्ट होता है कि आप कोई पावर पॉइंट में शीट बना कर लाएंगे और मुझे दिखाएंगे। मैं आपसे ऑनलाइन काम करवाऊंगा सारे, और उन्हीं कामों को आपने मुझे सबमिट करना है, ठीक है? काम की सूरत में, प्रोजेक्ट की सूरत में सबमिट करना है। तो जब ये वाला पार्ट खत्म होगा तो मैं आपको प्रोजेक्ट भेज दूंगा, ताकि आप जो कुछ पढ़ते जाएं आप उसके प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दें। एंड पर आप पे लोड ना पड़े कि भाई एक ही, अब हमें 2-4 दिनों में ये पूरे का पूरा एज इट इज बनाना। रहने चीज नहीं आई? नहीं आई तो क्या कर सकते हो? इसको बंद कर दें।